सोचें ज़रा, दो एटमी ताकतें और उनके बीच एक 65 साल पुराना पानी का मुआहिदा जो अब टूटने के दहाने पर है। ऐसे में कानून ही वो आखिरी लकीर बन जाता है जो जंग और अमन के दरमियान खड़ी है। आज के इस तज्ज़िये में हम इसी बैनुल-अक़वामी तनाज़े के कानूनी पहलुओं की गहराई में जाएंगे। और यही वो बुनियादी सवाल है जिस पर आज की सारी बातचीत टिकी है। ये कोई किताबी बहस नहीं है, नहीं, ये एक हकीकी दुनिया का मसला है और इसके नताइज बहुत बहुत संगीन हो सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या बैनुल-अक़वामी कानून वाकई इस बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने की ताकत रखता है। अच्छा, तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, कहानी 1960 से शुरू होती है, जब सिंध तास मुआहदे में पानी की तकसीम के लिए एक बड़ा मुस्तहकम फ्रेमवर्क बनाया था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अप्रैल 2025 में पहलगाम में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज सूरत हाल ये है कि वो तारीख़ी मुआहदा मुअत्तल है और इसकी वजह से एक बहुत ख़तरनाक कानूनी और सियासी खला पैदा हो गया है। तो फिर असल कानूनी मसला क्या है? हमारे सोर्स के मुताबिक इस बहरान की जड़ें उन इक़दामात में हैं जो एक फरीक ने दूसरे से पूछे बगैर यानी यकतरफा तौर पर उठाएं, और इन्हीं इक़दामात ने बैनुल-अक़वामी कानून के हवाले से कई बड़े संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। यहाँ जो पहला और सबसे बुनियादी कानूनी उसूल सामने आता है वो है रियासती जिम्मेदारी का। मतलब क्या है इसका? अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद के मुताबिक इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी रियासत पर इल्ज़ाम लगाने से पहले एक मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाना लाजिम है। ये तो इंसाफ का बुनियादी उसूल है ना? पहले सबूत फिर फैसला। और मुसन्निफ़ कामरान आदिल का ये इक़्तिबास बिल्कुल इसी बात पर जोर देता है। उनका कहना है कि भाई तहकीकात से पहले ही किसी मुल्क पर इल्ज़ाम लगा देना इस अहम बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारी की एक तरह से खुली खिलाफ वर्जी है। और बात सिर्फ एक अमल पर रुकी नहीं। सोर्स के मुताबिक इसके बाद तो जैसे इक़दामात का एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया। पहले एक मुल्क को मुजरम ठहराया, फिर यकतरफा तौर पर फैसला सुनाया, पानी का मुआहदा मुअत्तल कर दिया, वीज़े मनसूख कर दिए और यहाँ तक कि अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया। ये सारे इक़दामात जब मिलते हैं तो एक इंतहाई संगीन सूरत हाल बन जाती है। मुसन्निफ़ इस सूरत हाल को समझाने के लिए एक बहुत ही ताकतवर इस्तिआरा इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि एक फरीक ने तो खुद ही पुलिस, ज्यूरी, प्रोसिक्यूटर, जज और जल्लाद यानी इंसाफ के निज़ाम के सारे किरदार खुद ही निभा लिए। मतलब ये इस तनकीद का निचोड़ है कि कानून को एक ही फरीक ने पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। और इस सारी बहस के मरकज़ में एक बुनियादी लातीनी उसूल है, पैक्टा सुंट सेरवेंटा, जिसका मतलब है मुआहिदों की पासदारी लाजमी है। आप कह सकते हैं कि यह बैनुल-अक़वामी कानून की रूह है। और सोर्स का इस्तिदलाल यही है कि सिंध तास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना इसी बुनियादी उसूल की सीधी सीधी खिलाफ वर्जी है, वो उसूल जिस पर तमाम बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की इमारत खड़ी है। अच्छा, तो इन इक़दामात का नतीजा क्या निकला? ज़ाहिर है ये इक़दामात खिला में तो नहीं हुए थे। इनका एक बहुत शदीद रद्द अमल आया जिसने सूरत हाल को और भी ज़्यादा पेचीदा और ख़तरनाक बना दिया। देखते हैं कैसे। सोर्स के मुताबिक पाकिस्तान का रद्द-अमल बहुत सख्त था। मुआहदे की मुअत्तली को सिर्फ एक खिलाफ वर्जी नहीं कहा गया, बल्कि इसे एक जंगी इक़दाम करार दिया गया। और जब दो एटमी ताकतें इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने लगें तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया की तवज्जो इस तरफ हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ सख्त अल्फाज ही नहीं थे, इस मौक़िफ़ की एक कानूनी बुनियाद भी थी जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 में है। ये आर्टिकल हर मुल्क को जारियत के ख़िलाफ़ अपने दिफ़ा का हक़ देता है। तो इससे एक वाज़ेह पैगाम गया कि इस इक़दाम को अपनी हिफाजत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा समझा जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या इस ख़तरनाक सूरत हाल से निकलने का कोई रास्ता है? मुसन्निफ़ के मुताबिक जवाब है हाँ, और ये रास्ता लाफियर के फ्रेमवर्क से निकलता है, यानी कानून को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के बजाय इसे मसले के हल के लिए इस्तेमाल किया जाए। मुसन्निफ़ एक दो कदमी हल पेश करते हैं। पहला कदम, मसले के नौइयत को बदलना, उसे एक बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी के ख़तरे के बजाय एक मुजरिमाना फ़ेल के तौर पर देखना। और दूसरा कदम, इस मुजरिमाना फ़ेल की तह तक पहुंचने के लिए एक मुश्तरका तहकीकात शुरू करना। अब यह कानूनी फ्रेमवर्क की तब्दीली बहुत अहम है। देखें, जब किसी मसले को सलामती का खतरा कहा जाता है तो ये सीधा सीधा दो मुल्कों के बीच तनाज़ा बन जाता है और कशीदगी बढ़ती है।
لیکن جب اسے مجرمانہ فعل کہا جائے تو پوری توجہ ریاستوں سے ہٹ کر انفرادی مجرموں پر چلی جاتی ہے اور پھر حل فوجداری انصاف کے نظام کے ذریعے نکالا جاتا ہے، جس سے کشیدگی کم ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا قدم اٹھایا کیسے جائے؟ حل ہے ایکسٹرا ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے استعمال میں۔ اب یہ تھوڑا ٹیکنیکل لگتا ہے، لیکن اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ دونوں ممالک اپنے قومی قانونوں کا استعمال کر کے اپنی سرحدوں سے باہر ہونے والے دہشت گردی کے واقعات پر بھی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح دہشت گردی جنگ کی وجہ نہیں بلکہ ایک ایسا جرم بن جاتی ہے جس سے قانون کے ذریعے نمٹا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے قدم یعنی مشترکہ تحقیقات پر۔ اس کے لیے بھی ایک ماڈل پہلے سے موجود ہے۔ مصنف کی تجویز ہے کہ 2002 کا جو اقوام متحدہ کا ٹرانس نیشنل آرگنائزڈ کرائم کنونشن ہے، اس کے اصولوں کو استعمال کیا جائے، خاص طور پر بین الاقوامی تعاون اور باہمی قانونی مدد کے اصول۔ یہ ایک ایسا فریم ورک دیتے ہیں جس کے تحت دونوں ممالک مل کر ثبوت اکٹھے کر سکتے ہیں اور اصل حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو آخر میں مصنف کا پیغام بہت واضح ہے، قانونی اور سفارتی حل تو موجود ہیں، لیکن وقت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے فوری ایکشن کی ضرورت ہے۔ اور کامران عادل کا یہ جملہ صورتحال کی سنگینی کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ان کے مطابق ثبوت جمع کرنے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے فوراً کچھ کرنا ہوگا۔ اگر دیر کی گئی تو اس کے نتائج سب کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ اور یہیں سے ہمارا آخری اور سب سے بڑا سوال جنم لیتا ہے۔ یہ پورا کیس ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب ممالک جنگ کے دہانے پر کھڑے ہوں تو کیا بین الاقوامی قانون واقعی ہمیں پیچھے ہٹنے اور امن کا راستہ دکھانے کا سب سے مؤثر ذریعہ فراہم کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔